हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय राजनीति विज्ञान के शेखावाटी मिशन की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज के इस सेशन में पार्ट वाइज देखेंगे। साथियों, ये शेखावाटी मिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, यहीं से आपके पेपर में 70 से 80% तक प्रश्न आने का चांस हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके, जिनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हम राजनीति विज्ञान के जो आपकी पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति विज्ञान, जिसका अध्याय 1 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। शीत युद्ध का दौर जो पाठ है आपका 6 अंक का रहने वाला है, यानी इस पाठ में से आपके 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो जान लेते हैं इनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 1 नंबर में दे रखा हमें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था और शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की और अमेरिका व सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, यानी अमेरिका व सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। व्याख्या देखें तो अमेरिका व सोवियत रूस सीधे संघ में शामिल नहीं हुए और 1962 क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस क्यूबा से व अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के समय अमेरिका व सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो हमारा आंसर रहने वाला है यूरोप। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विचारधारा की लड़ाई के संदर्भ में पश्चिमी गठबंधन किसका समर्थक था। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है हमारा उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का प्रकाश नहीं डालता। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें 1 नंबर दे रखा हमें, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। गुट निरपेक्षता 1973 के अल्जीरियाई सम्मेलन में NIEO की मांग उठी थी और 1974 में UNO और NIEO की मांग को स्वीकार किया। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है 3 नंबर, यानी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाना। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों से संबंधित कौन से कथन सही व गलत, कौन से कथन गलत हैं। तो हमारा पहला कथन है कि गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र से में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। तो यह है हमारा सही रहने वाला है। फिर दूसरा है, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, यह भी सही है। तीसरा है, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, यह भी हमारा सही रहने वाला है। और चौथा है, महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, यह गलत है। महाशक्तियाँ किसी भी देश को यानी परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मदद नहीं करती थी। अगला 6वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है और प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था।
ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोलैंड यह सोवियत रूस व साम्यवादी खेमे से था, और फ्रांस यह से अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से, और जापान अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से, और नाइजीरिया है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान दूरी देशों के साथ लेकिन शीत युद्ध में अमेरिका के साथ था। उत्तर कोरिया है वो है सोवियत रूस व साम्यवादी खेमे से हैं। अगला श्रीलंका है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, यानी एक तरफ हमें सन दे रखे हैं और एक तरफ ये क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की समाप्ति ये दे रखे हैं। तो हम इनको सन को जैसे इनसे मिलाएंगे, जैसे ए यानी 1990 यह क्यूबा मिसाइल संकट, और 1962 के अंदर जो हुआ था जर्मनी का एकीकरण, हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारा आंसर है वो आने वाला है ए, यानी ए है जो 1 से, बी 3 से, सी 1 से, डी 4 से, इस प्रकार से ये मिल जाएंगे। आप मिलाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ता SALT-1 कब और किसके बीच हुई? तो आंसर रहने वाला है 26 मई 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 9वां सवाल है हमारा कि किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। साम्यवादी या समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जो किस गुट से संबंधित है? सोवियत गुट के देश हैं। 10वां सवाल है हमारा कि पहली दुनिया में कौन से देश आते हैं। पहली दुनिया में कौन से देश आते हैं? तो पश्चिमी यूरोपीय या पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिकी गुट के देश हैं, जो भी वो कौन सी है? पहली दुनिया के देश हैं। तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह, यानी एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र किस में आते हैं? तीसरी दुनिया में आते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ ये थे, मित्र राष्ट्रों में थे। और दूसरा है हमारा 13वां क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में समय धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। ये दोनों क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, और दूसरा सवाल है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। अगला आपका 14वां क्वेश्चन है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में कब की गई थी। तो NAM नाम में के अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग का सम्मेलन की गई। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता सहयोग संधि पर कब हस्ताक्षर किए। तो भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता सहयोग संधि पर हस्ताक्षर है अगस्त 1971 में किए। अगला 16वां क्वेश्चन है आपका कि टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विश्व से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्ट में प्रस्तुत की गई। 17वां क्वेश्चन है आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो यह पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है आपका कि गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने। तो गोर्बाचेव है वो
और 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। 19वां सवाल है सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता संधि कब से प्रभावी हुई? तो यह संधि है जो 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। सीमित परमाणु संधि क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT यानी पर 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए। 21वां सवाल है सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई? तो यह 10 अक्टूबर 1963 में प्रभावी हुई। अगला 22वां क्वेश्चन है सीमित परमाणु परीक्षण संधि का उद्देश्य क्या था? तो इस संधि द्वारा वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के भीतर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाना था। 23वां क्वेश्चन है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि पर कब और किस समझौते द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये 1993 में जिनेवा समझौते के द्वारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी CWC पर हस्ताक्षर किए गए। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस CWC पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पर आपको CWC का भी पूरा नाम भी याद करना है यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। अगला है नाटो का पूरा नाम लिखिए। ये आ गया नाटो। नाटो का फुल फॉर्म याद करना आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई, किस संधि के द्वारा की गई? तो ये 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स संधि द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। और नाटो की वर्तमान सदस्यीय संख्या कितनी है? तो नाटो की वर्तमान सदस्यीय संख्या है वो 30 है। अगला 28वां क्वेश्चन है कि नाटो का 30वां सदस्यीय देश कौन व कब बना? तो नाटो का 30वां सदस्य वो उत्तरी मैसिडोनिया यानी 6 फरवरी 2019 को 30वां सदस्य देश बना। अगला है वार्सा पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह वार्सा है जो आपके 14 मई 1955 को रूस के नेतृत्व में इस सैनिक गठबंधन का गठन किया गया था। अगला 30वां सवाल वार्सा पूर्वी गठबंधन यानी सैनिक संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य नाटो में शामिल देशों से यूरोप में मुकाबला करना था। 31वां है वार्सा सैनिक संगठन को समाप्त कब किया गया? तो 1 जुलाई 1991 को यह सैनिक गठबंधन समाप्त हो गया। अगला 32वां सवाल है आपका सेंटो यानी केंद्रीय संधि गठबंधन की स्थापना कब हुई, किसके नेतृत्व में की गई? तो सेंटो की स्थापना है वो 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में की गई। 33वां सवाल है कि सेंटो केंद्रीय संधि संगठन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बगदाद समझौते के नाम से, क्योंकि यह संगठन का गठन बगदाद संधि द्वारा किया गया था, इसलिए सेंटो को बगदाद समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि गुटों से अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता व न्याय आधारित नीति जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध करती है, ये क्या है? गुट निरपेक्षता है। यानी किसी भी गुट के साथ सम्मिलित नहीं होना, एक स्वतंत्र राजनीति करना। अगला है आपका गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन थे? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुट निरपेक्ष के संस्थापक थे भारत से तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल टिटो, सुकर्णो और एनकुरमा थे। अगला है कि भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 37वां सवाल है हमारा कि आइवो जिवा की लड़ाई किस किस के मध्य हुई? तो
23 फरवरी 1945 जापान व अमेरिका के मध्य हुई थी। अगला 38वां सवाल है, सोवियत रूस के सैनिकों ने राइट राइक्सटैग बिल्डिंग्स जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया था? तो मई 1945 में। 39वां सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। और 40वां सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो निकिता क्रुश्चेव थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। और अगला सवाल है हमारा 42वां, अमेरिका ने 1945 में जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने इन जापान के दो शहरों पर 1945 में बम गिराए थे। अगला 43वां सवाल है कि अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के शहरों पर गिराए बमों के क्या नाम थे? तो बमों के नाम थे लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, और दूसरा था फैट मैन, मोटा आदमी। 44वां सवाल है हमारा, परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1971 को की गई संधि, जो 19 किलोमीटर समुद्र को छोड़कर न्यूक्लियर व भयानक अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। अगला 45वां सवाल है, कॉमन फॉर्म योजना क्या है? तो 25 अक्टूबर 1947 मार्शल योजना के विकल्प के रूप में रूस द्वारा प्रारंभ की गई योजना को कॉमन फॉर्म योजना कहलाती है। अगला 46वां सवाल है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? तो ये विदेश नीति थी हमारी गुट निरपेक्षता की नीति। 47वां सवाल है, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ व हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका व रूस के महाशक्ति बनने की होड़ के कारण हथियारों की होड़ बढ़ी तथा हथियारों के विनाश और भय के कारण निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया सामने आई। अगला 48वां सवाल है, अपरोध का तर्क MAD यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? यानी अगर कोई देश शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी आक्रमण झेलने वाले राष्ट्र के पास आक्रमणकारी राष्ट्र को बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। 49वां सवाल है हमारा कि बाह्य आकाश संधि कब हुई? तो 9 दिसंबर 1966 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के मध्य की गई संधि, जो बाह्य आकाश में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। और यह नोट यानी मुक्त आकाश संधि 1952 में। तो बाह्य आकाश संधि तो हुई 9 दिसंबर 1966 को और मुक्त आकाश संधि हुई थी 1992 में। अगला आपका क्वेश्चन है 50वां, मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या लाभ हुआ? तो पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता और अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की गई, जिसके तहत कुल 4 वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की मदद का वचन दिया गया। अगला 51वां सवाल है हमारा, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाए रखती थी? तो महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए, जैसे तेल व खनिज प्राप्ति के लिए, भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों व सेना का संचालन कर सके। और तीसरा है सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए, ताकि महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। और चौथा है आर्थिक मदद देकर, ताकि गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकें। इस प्रकार से है जो महाशक्तियाँ हैं छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाए रखना चाहती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला 52वां सवाल है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके प्रभाव बताइए। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अभिप्राय है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें नवोदित विकासशील राष्ट्रों का राष्ट्रीय विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर न रहे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर
हस्तक्षेप व कच्चे माल व उत्पादन पर राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था के प्रभाव एवं उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इसके? तो वैश्विक व्यापार प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो जिससे विकासशील देशों को लाभ प्राप्त हो सके। अल्प विकसित देशों को उनके उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो सके जिनका दोहन पश्चिमी के देश विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक हो ताकि वो अपना सामान वहां बेच सकें और पश्चिमी देश के अल्प विकसित देशों द्वारा मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। इस प्रकार से हमने यह प्रथम पाठ आपके जो पाठ है ये यानी शीत युद्ध का दौर, इसके अति महत्वपूर्ण जो 55 से सवाल हैं ये हमने सोल्व किए हैं। अब हम पाठ आपका दूसरा यानी दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी आपके पाठ है जो 6 नंबरों के प्रश्न आने वाले हैं इस पाठ से। तो अब इसके पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम इनको जान लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना। मिल्कियत पर राज्य का अधिकार था। जनता को आर्थिक आज़ादी और अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसमें हमारा गलत है वो 3 नंबर है यानी जनता को आर्थिक आज़ादी। जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी और 1991 में रूस बिखराव के बाद शॉक थेरेपी द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला दूसरा सवाल है हमारा, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1980, 1990, 1985 और 1995। तो हमारा आंसर रहने वाला है 1990 के दशक में। सोवियत गुट से सबसे पहले जो देश अलग हुआ वह कौन सा देश है? पूर्वी जर्मनी, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड। तो अल्बानिया है वो सोवियत गुट से सबसे पहले अलग हुआ। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? येल्त्सिन, ब्रेजनेव और गोर्बाचेव और स्टालिन। तो यहाँ पर येल्त्सिन है वो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बना। अगला 5वां सवाल है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको हम ए में दे रखा हमें, बर्लिन दीवार का पतन, रूसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, यानी इसको हम क्रम वाइज जचाएंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है यानी BDAC यानी बी, पहले रूस की क्रांति हुई, उसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, फिर ए यानी बर्लिन की दीवार का पतन हुआ और फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ। यानी अफगान संकट दिसंबर 1979 में और बर्लिन दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989 में, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को और रूसी क्रांति मेनेस्विक क्रांति यानी फरवरी 1917 में और बोलेस्विक क्रांति यानी 25 अक्टूबर 1917 और जूलियन कैलेंडर के अनुसार इसकी जो 7 नवंबर 1917 को है। इस प्रकार से ये जो आपको बर्लिन की दीवार का पतन, सोवियत संगठन, इनके जो अति महत्वपूर्ण ये डेट हैं, इनको भी आपको वर्षों को याद भी करना है। अगला 6वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत यानी शीत युद्ध का समापन, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म यानी CIS 1991 में, जिसमें सोवियत संघ के 15 में से 11 राज्य शामिल हुए। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में संकट। तो इसका आंसर रहने वाला है मध्य पूर्व में संकट। शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य पूर्वी एशियाई गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक व नस्लीय लिहाज से अलग थे और
आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय समृद्ध गणराज्यों, बाल्टिक गणराज्य यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, जॉर्जिया व यूक्रेन के क्षेत्र से प्रबल नजर आया। लिथुआनिया सोवियत रूस का वह हिस्सा था जिसने 1988 में सबसे पहले सोवियत रूस से अलग होने की घोषणा की, जो मार्च 1990 में सोवियत रूस से अलग होने वाला पहला राज्य बना। सातवां सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में मेल बैठाइए। मिखाइल गार्बोचेव यानी सुधारों की शुरुआत। मिखाइल गार्बोचेव की ग्लासनोस्त खुलापन, लोकतांत्रिकरण नीति का तथा पेरिस्त्राइका आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति के कारण सुधारों की शुरुआत हुई। शॉक थेरेपी यानी आर्थिक मॉडल। IMF विश्व बैंक का आर्थिक मॉडल जिसमें आघात पहुंचाकर के इलाज करना होता है। तीसरा है रूस यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। चौथा बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। और वार्सा यानी सैन्य समझौता। 14 मई 1955 को वार्सा सैन्य समझौता हुआ और इस संगठन का उद्देश्य नाटो में शामिल देशों से यूरोप में मुकाबला करना था और 1 जुलाई 1991 को यह सैनिक संगठन समाप्त हो गया। अगला 8वां सवाल है हमारा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी दोस्तों? तो ये जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। 9वां सवाल है हमारा कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार है जो 1961 में खड़ी की गई। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है शॉक थेरेपी का क्या अभिप्राय है? यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना क्या है? शॉक थेरेपी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी यानी रूस में पूरा राज्य नियंत्रण ढांचा चरमरा गया और सामूहिक खेती कृषि की प्रणाली समाप्त हो गई और लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी। अगला 14वां सवाल है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए देशों में ने कौन सा संगठन बनाया? तो ये बनाया था राष्ट्रकूट CIS। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए? तो 15 में से 11 देश हैं इस संगठन में शामिल हुए। और 18वां सवाल है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और यह सोवियत संघ किस वर्ष व अब कितने राष्ट्रों को मिलाकर के बनाया गया था? तो 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर के यह सोवियत संघ का निर्माण किया गया। 19वां सवाल है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो यह बना सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति है वो बोरिस येल्त्सिन बने। 20वां सवाल है, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम क्या था? तो 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया और 1989 में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वार्सा के देश ने अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें और 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो सोवियत संघ द्वारा बनाए गए नए सैन्य संगठन था वार्सा सैनिक संगठन। किस पार्टी का सोवियत राज्य व्यवस्था पर दबदबा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था। 22वां सवाल है, किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? यानी मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त यानी खुलापन व पेरिस्त्राइक
यानी आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों से सुधारों की शुरुआत की गई। और 23वां सवाल है कि किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो 9 नवंबर 1979 को बर्लिन की दीवार का गिरना ही क्या था, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। 24वां सवाल है सोवियत रूस के मेनेस्वेक क्रांति कब हुई, यानी फरवरी 1917 में। 25वां सवाल है कि सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई। 25 अक्टूबर 1917 सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवाद के विरुद्ध थी। 26वां सवाल है सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था। भूमि, रोटी व शांति। यानी सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भूमि, रोटी व शांति, ये क्या था, बोल्शेविक क्रांति का नारा था। 27वां सवाल है सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य क्या था। नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना व मिल्कियत पर प्रमुख रूप से राज्य का अधिकार स्थापित करना था। 28वां सवाल है सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। गोर्बाचेव ने देश की स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता व भ्रातृत्व एकता के वातावरण को तैयार किए बिना ही पुनर्गठन व खुलापन यानी ग्लास्तनोस्त पेरेस्ट्राइका की नीतियों को लागू कर दिया। 29वां सवाल है शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंध घनिष्ठ थे। जैसे भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए में भारत के साथ व्यापार किया और सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में आर्थिक और तकनीकी मदद की जब ऐसी मदद कोई राष्ट्र नहीं कर रहा था और मदद पाना मुश्किल था। तीसरा है कि सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। इस प्रकार से ये हमारे दूसरे पार्ट, आपके जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके अति महत्वपूर्ण जो हमने 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ सके और याद कर सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।